जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में आज के खास मेहमान हैं मस्तिष्क रोगियों के लिए वरदान माने जाने वाले डॉक्टर विजय सरदाना, जो कोटा के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट हैं। लाखों मस्तिष्क रोगियों की सफल चिकित्सा, मरीजों को अच्छी सेवा देना और कर्मचारियों को अपना परिवार समझने वाले डॉक्टर विजय सरदाना के कार्यकाल में कोटा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में हुए रिकॉर्ड सर्वांगीण विकास कार्य इसके गवाह हैं। डॉक्टर सरदाना संघर्ष से सफलता की मिसाल हैं। मरीजों को उचित इलाज और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम करना ही डॉक्टर सरदाना का एकमात्र लक्ष्य है। डॉक्टर सरदाना को संगीत सुनना और गाना बेहद पसंद है। जिंदा दिली से जिंदगी जीने वाले सरदाना अपना ड्राइविंग का शौक अभी भी रखते हैं। समय मिलने पर अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड चलाते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर सरदाना की जिंदगी के उतार चढ़ाव और जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। और दिल से में आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर विजय सरदाना, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर विजय सरदाना की ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के अनसुने किस्सों के बारे में। हेलो डॉक्टर विजय, कैसे हैं आप? I'm fine. अभी हम देख रहे हैं कि अभी सुबह का ही टाइम है और आपका डे रूटीन है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो इन मरीजों को देखना और डे रूटीन क्या रहता है सर? देखिए, सुबह 8 से 9 मैं ओपीडी मेरे क्लिनिक पे देखता हूँ और उसके बाद हमारा हॉस्पिटल 9 से 3 बजे तक रहता है और 3 बजे बाद घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करके उसके बाद से मैं करीबन 5 बजे से दोबारा पेशेंट देखता हूँ। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन 11 बजे से देखते हैं, जिस दिन डे ऑफ होता है उस दिन भी 11 बजे से देखते हैं। तो ये रूटीन चलता रहता है। तो दिन की शुरुआत कितने बजे से हो जाती है सर? क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका। 8 बजे से हो जाती है और हाँ 8 बजे से 9 बजे तक जैसे मैंने कहा पेशेंट देखते हैं। और उसके बाद हमारा हॉस्पिटल होता है, हमारा डिपार्टमेंट ओपीडी वाले दिन ओपीडी, अदरवाइज़ राउंड और जो भी एकेडमिक सेशंस हमारे होते हैं उनको करते हैं और शाम को फिर दोबारा से क्लिनिक पेशेंट देखते हैं। मरीज बहुत है, लाइन बहुत लंबी कतार यहाँ पर लगी है, तो इतने मरीजों को हैंडल करना, इनको वेट इंतज़ार भी बहुत करना पड़ता है। देखिए, वेट तो खैर करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करते हैं कम से कम वेट करना पड़े। अपॉइंटमेंट इस हिसाब से देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार वेट करना पड़ जाता है पेशेंट्स को। और पेशेंट्स ये ग्रेटनेस है कि वो वेट करते हैं और अपनी टर्म आने तक वेट करते हैं और दिखा के जाते हैं। जी डॉक्टर विजय, हम पूछना चाहेंगे और हम जानना भी चाहेंगे क्योंकि प्रदेश की जनता है उसमें, और आपने सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास के कई राज्यों में और पूरे देश भर में आपने अपना नाम शुमार किया है, नाम कमाया है आपने। तो इस अस्पताल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं वो मरीजों को मिलती हैं यहाँ पर? ये एक्चुअली हॉस्पिटल नहीं है, इंडोर नहीं है हमारा, ये एक क्लिनिक है जिसमें मैं ओपीडी कंसल्टेशन देता हूँ। और हॉस्पिटल तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अटैच्ड रूम है। तो यहाँ पे ओपीडी की सर्विसेज हैं और मेरी वाइफ क्योंकि पैथोलॉजिस्ट है तो उसका डायग्नोस्टिक सेंटर है, तो वहाँ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी यहाँ अवेलेबल हैं। मैं सिर्फ ओपीडी कंसल्टेशन देता हूँ यहाँ पे। इंसान भले ही अपनी ज़िंदगी में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँच जाए, लेकिन उसके दिल में कुछ ना कुछ छोटे ख्वाब, छोटी ख्वाहिशें छिपी होती हैं। और डॉक्टर विजय सरदाना की ख्वाहिश और पसंद, ये जो बाइक कलेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, तो डॉक्टर विजय से हम बात करेंगे। तो सर, ये जो बाइक हैं ये आपकी पसंदीदा जो क्लिनिक के ठीक पीछे आपने रखी हैं, तो ये जो दिल का शौक़ है, ये दिल की ख्वाहिश है, ये आपकी रुचि है, तो ये कब से स्टार्ट हुई सर? और कितनी ये जो बाइक्स आपने ले रखी हैं और कितनी बाइक्स का कलेक्शन है? मैं मेरे ख्याल से 4th क्लास में था जब मुझे चलाने का शौक़ शुरू से बचपन से ही रहा। शुरू में 4th क्लास में मैंने साइकिल सीखी, चुरा करके घर से नज़रें बचा के साइकिल ले जाया करता था। कई बार गिरते भी थे, घुटनों में बहुत चोट लगती थी। 8th क्लास में 6th क्लास में मैंने मोटरसाइकिल राजदूत, उस टाइम हमारे फादर के पास हुआ करता था,
उसको मैंने 6th क्लास में चलाना सीखा। और 8th क्लास में सबसे पहले मैंने, उस टाइम छोटा था, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं होता था, लेकिन एक कैंपस के अंदर मैंने जीप, एक हमारे अंकल हुआ करते थे, उनके पास जीप हुआ करती थी, वो इंजीनियर थे सरकारी महकमे में, तो उसकी वो जीप मैंने ढलान पे चलाई। तो तब से ड्राइविंग का शौक़ है। और बुलेट मोटरसाइकिल और ये रॉयल इनफील्ड का शुरू से एक शौक़ रहा था। तो पहले भी मैंने एक बार ली थी, लेकिन उसके बाद ये रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में ली। हालांकि चलाने का टाइम नहीं मिलता, पर कभी कभी रात को पेशेंट्स के बाद में जब सड़कें खाली होती हैं तो चला करके अपना शौक़ पूरा करते हैं। या कभी छुट्टी वाले दिन जब पेशेंट्स नहीं होते हैं तब इसको थोड़ी देर के लिए चलाते हैं। तो ये बचपन से ही है ड्राइविंग का शौक? जी, ड्राइविंग का शौक़ मुझे बचपन से ही है। और ये रॉयल इनफील्ड कब से लिए है सर, और कौन से सबसे पुरानी है? और 3 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, कोई 6 साल पुरानी है। और आपकी फेवरेट वन सर? मेरे को ये इसका जो सिटिंग पोस्चर है, इसका जो रिलैक्स पोस्चर है, जो क्रूजिंग स्टाइल है, मुझे ये मीटियोर जो है वो काफ़ी चलाने में रिलैक्सिंग और अच्छी इंजॉयबल लगती है। ये आपने 3 साल पहले ली? जी। तो ये पहली पसंद है आपकी? जी। और फिर ये अपने कलेक्शन। तो रात वो थोड़ी फास्ट है, मींस उसकी पावर ज़्यादा है, उसको हैवी भी है थोड़ी, लेकिन ये परफेक्ट बैलेंस है मेरे लिए और मेरी एज के लिए, जिसमें कि वेट और परफॉर्मेंस का बैलेंस है और रिलैक्सिंग ड्राइव होती है इसकी। तो रात में जब क्लिनिक का काम ख़त्म करके कोटा की सड़कों पर निकलते हैं? हाँ, आसपास जो भी हमारे एरिया के आसपास जो हैं जी, तो क्योंकि और दिन में तो समय मिलता नहीं, रात को ही समय मिलता है, या किसी दिन अर्ली मॉर्निंग छुट्टी वाले दिन तब निकल करके और अपना शौक़ पूरा करते हैं। अकेले जाते हैं ड्राइविंग पे या साथ में? मोस्टली अकेले ही जाता हूँ। हाँ, क्योंकि उस टाइम ऐसे ऑड आवर्स में तो कौन साथ जाएगा। लेकिन हाँ, कभी कभी जो मेरे फ्रेंड सर्कल आते हैं, मेरे पुराने बैचमेट्स, वो अगर कभी आते हैं तो उनके साथ भी जाते हैं। अच्छा डॉक्टर विजय, आप क्या कहेंगे कि दिल के शौक को ज़िंदा रखना ये भी एक बड़ी बात होती है, कि क्योंकि ज़िंदगी इतनी व्यस्त होती है, उसमें से समय निकालना, और आपकी ज़िंदगी, इतने बड़े डॉक्टर हैं आप, इतना नाम कमाया है आपने, उसके बावजूद आपने अपने शौक़ को ज़िंदा रखा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, शौक़ को ज़िंदा हमेशा रखना चाहिए। आप किसी भी उम्र के हो जाएं, एक बचपना आप में हमेशा रहना चाहिए। वो आपको न सिर्फ ज़िंदा दिली आप में बरकरार रखता है, बल्कि आप हर तरह से जवान रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, आपका माइंड जो है, माइंड में प्लास्टिसिटी जो होती है, अगर मैं न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं, तो वो प्लास्टिसिटी डेवलप होती रहती है, नए नए कनेक्शंस डेवलप होते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बचपन में ही जैसे डॉक्टर बनना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो आपका बचपन कैसा रहा? पूरा बचपन पढ़ाई में गुजरा है, क्योंकि शौक़ उस तरह से ज़्यादा खेल के लिए समय नहीं मिल पाता होगा, और जैसे आपकी किसी और चीज़ में रुचि है तो उन सब के लिए समय नहीं मिल पाता होगा। पढ़ना बहुत ज़्यादा रहा बचपन में? देखिए, पढ़ना ज़रूरी है, ये बात सही है, लेकिन मैंने मेरे पूरे बचपन में कभी ये महसूस नहीं किया कि खेल के लिए समय कम पड़ रहा हो। पढ़ते थे, और पढ़ते थे तब पूरा बिल्कुल 100% पढ़ते थे, खेलते थे तो पूरा 100% खेलते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि किसी क्लास में एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही सीरियसली पढ़ना शुरू करते थे, इंक्लूडिंग PMT, और क्रैक करते थे, सक्सेसफुल होते थे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं रही कभी भी कि मेरे को समय नहीं मिला हो हर चीज़ के लिए। गलियों में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे और बेतहाशा खेलते थे, और कभी समय की कमी मुझे कभी महसूस नहीं। तो जिस भी, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, 100% दिया? जी, बिल्कुल। फिर एक बार पढ़ाई शुरू होने के बाद में पूरा फोकस उसी में रखते थे, और फिर बाकी सब चीज़ें भूल जाते थे और कंसंट्रेट होकर के काम करते थे, तो पढ़ाई करते थे। तो आज तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सक्सेस नहीं मिली हो, हमेशा क्रैक किया। तो विजय जी, जैसा आपने कहा कि एकाग्र होकर के हमें अपना काम करना चाहिए, 100% देना चाहिए। कोटा में आपको 25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है,
कोटा में आपने बदलता हुआ दौर भी देखा है। यहाँ पर यूथ है जो अब अपने करियर के लिए यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो जो बदलता समय है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देंगे कि वो जितना सीरियस है, जितना एकाग्र होकर के पढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेकर के सीरियस हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, समय कैसे मैनेज कर पाएँ? क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना नाम कमाया है, डॉक्टर का पेशा इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत पढ़ना होता है, बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कोटा के बारे में देखिए, यह बहुत एक यूनिक जगह है। लोग बाग बहुत विजिलेंट हैं, वाइब्रेंट हैं, प्रोएक्टिव हैं हर चीज़ में। यहाँ पे कोचिंग का तो अभी रहा ही है, अभी भी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छा है। कोटा में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अच्छी है, ज़्यादा है दूसरे कई शहरों से, और यहाँ के लोग अपने हेल्थ केयर के लिए जल्दी कंसल्ट करते हैं और विजिलेंट हैं। ये चीज़ें तो यहाँ की स्पेसिफिक हो गई। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, कोचिंग स्टूडेंट्स की उस एज का सवाल है, वो सब लोग एडोलेसेंट्स होते हैं, वनरेबल स्टेज ऑफ लाइफ होती है। जब आप पे पीयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कई लोग बिना इंटरेस्ट के भी परस्यू करने आते हैं कोचिंग, तो बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल फैक्टर्स हैं। लेकिन उनको, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि एक मतलब एनफोर्स नहीं करें, एक तो जो उसका इंटरेस्ट हो उसको आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से बच्चे के कैरियर के लिए उसको परस्यू करें, उसको फैसिलिटेट करें, ना कि ज़बरदस्ती जो वो चीज़ वो खुद नहीं कर पाए। कई बार वो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे से वो चीज़ करवाएं, तो ये चीज़ें गलत हैं। अदरवाइज़ देखिए, फिर भी यहाँ इतने स्टूडेंट्स आते हैं, इतनी सक्सेस रेट है। आज इस शहर से निकले हुए स्टूडेंट्स दुनिया के हर कोने में हैं, कंट्री के हर कोने में हैं, कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर के, गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर के, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से लेकर के, सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो यहाँ से पढ़ाई करके निकले हैं, जिन्होंने कोचिंग यहाँ से करी है। तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी है यहाँ की। देखिए, थोड़ा बहुत तो जो साइकोलॉजिकली वनरेबल स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उनको काउंसिल करने की ज़रूरत है। ये हो भी रहा है। तो कोटा तो एक सक्सेस स्टोरी है कोचिंग की, रही थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। और आपने कब पहचाना कि मुझे डॉक्टर बनना है? दिल की आवाज़ कब सुनी आपने? क्योंकि इसे पहचानने में बहुत वक्त लग जाता है लोगों को। जी, शुरू में मैं जब स्कूल में था तो मैं समझता था कि मुझे फ़ौज में जाना है, तो मैं एनडीए कोशिश करी मैंने क्रैक करने की। पहली पसंद एनडी, हाँ। तो एनडीए में मेरे पास, क्योंकि उस टाइम नाइन्थ में सेग्रीगेशन हो जाता था, मैथ्स या बायोलॉजी में से आपको एक लेना पड़ता था, तो मैंने बायोलॉजी ली। बिकॉज मेरे ब्रदर डॉक्टर थे, फैमिली में एक दो और जने डॉक्टर थे, उनको देख करके नेचुरली आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है। डॉक्टर विजय, ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, इससे ज़िंदगी का ये मिश्रण होता है। तो इसमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना और निरंतर अपने प्रयास करते रहना, तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, और तो फिर आपने किस फॉर्मूले से इसको हैंडल किया है? देखिए, उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। अगर कोई ये कहे कि मेरी ज़िंदगी में कभी उतार आया ही नहीं, तो वो गलत है। चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। ऐसे वक्त में आपकी डिग्री काम नहीं देती, आपकी क्वालिफ़िकेशन काम नहीं देती, आपका जो कॉमन सेंस है, आपका विजडम है, आपका जो इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, आपको स्ट्रेस काउंटर एक्टिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, वो हमेशा काम देती है। आप एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो आप हमेशा ये सोच सकते हैं उस स्टेज पे जो गया कि हम आगे हमें क्या करना है। हो सकता है उसमें सिलेक्शन ना होने में भी कुछ अच्छा हो। मुझे हमेशा हरिवंश राय बच्चन जी की एक दो पंक्तियाँ याद आती हैं, जो हमेशा जो भी मेरे से कोई सलाह लेने आता है मैं ज़रूर बताता हूँ उसको, कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो हो सकता है उसमें कुछ और अच्छा छुपा हो। हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एस्पायर किया एक पर्टिकुलर करियर के लिए, काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। उस करियर में वो नहीं हो पाए, छोड़ दिया बीच में, या सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरा करियर चुना, और वो आज 10 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल है। दूसरा, आप मुसीबत के वक्त में, एक तो होता है सब कुछ हाथ पैर छोड़ करके आप बैठ जाएं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। एक पंजाबी में जैसे कहावत है, चढ़दी कला,
आप मुश्किल वक्त में किस तरह से अपनी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखते हैं और आगे की सोचते हैं, पीछे जो हो गया उसको भूलने की कोशिश करते हैं और उसको अपग्रेड करके उसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जैसे कहा जाता है कि आप पे अगर कोई पत्थर मारे तो उस पत्थर को ब्रिज बना करके उसके ऊपर से निकल के चले जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह है। तो कांटे तो सभी की राह में आते, मुश्किल दौर सभी की ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी राह में नहीं आते। मुश्किल वक्त भी आते हैं, साइकोलॉजिकली टेस्टिंग वक्त भी आता है, हर स्टेज पे आता है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं, दुनिया आप देखते हैं, आप में विजडम आता जाता है। एडोलेसेंट में वो उम्र थोड़ी कच्ची होती है, आप में इतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन आता सबकी उसमें है। चाहे लव्ड वन का लॉस हो, चाहे फैमिली में कोई ट्रेजिडी हो, फाइनेंशियल ट्रेजिडी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस की। तो इसको स्ट्रेस को तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से, कुछ हद तक ये जेनेटिक भी होता है, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से, स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस और विजडम से ही उसको काउंटर कर सकते हैं। डॉक्टर विजय सरदाना ने चिकित्सा जगत में तो नाम कमाया ही, साथ ही इनकी निजी जिंदगी का शौक भी निराला है। इन्हें संगीत सुनना बेहद पसंद है। इनकी धर्मपत्नी है डॉक्टर अंशु, जो कि पेशे से चिकित्सक हैं। उनका मानना है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उस हिसाब से बेटर बैलेंस हो जाता है। ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, लेकिन पेशेंट को लेकर डॉक्टर सरदाना बहुत ही डेडिकेटेड हैं। साथ ही काम पूरा करने के बाद अपना शौक भी पूरा करने से नहीं चूकते। अपनी सिंगिंग और ड्राइविंग के साथ परिवार का खास ख्याल रखते हैं। मुझे कोई खींचे तेरी लिए जा। आज दिल के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विजय सरदाना, जिनकी ज़िंदगी के बारे में चिकित्सा जगत में तो इन्होंने अपना नाम कमाया ही है, लेकिन इनकी निजी ज़िंदगी में इनके जो शौक़ है वो संगीत का भी है। और अभी इनकी जो धर्म पत्नी है डॉक्टर अंशु, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान के खास प्रोग्राम दिल से में। और सर, हम जानेंगे आपके अभी तक चिकित्सा क्षेत्र के बारे में हमने जाना, और अब अपनी परिवार के बारे में और आपकी जो निजी ज़िंदगी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैम आप आई हैं तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि सर भी डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं, तो ये निजी ज़िंदगी में और आपका जो पेशा है तो कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? यूजुअली डॉक्टर्स से ही शादी करते हैं। उसका ये पर्पस रहता है कि दूसरा जो काउंटर पार्ट होता है, वाइफ या स्पाउस अदर वन, वो अंडरस्टैंड करते हैं नेचर ऑफ द जॉब को, टाइमिंग्स को, तो उस हिसाब से बेटर बैलेंस हो जाता है वर्क एंड घर का जो भी काम होता है उसका। तो आपकी तो अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं? अरेंज मैरिज है। तो सर की ऐसी कुछ आदतें, क्योंकि अभी हमने इनकी चिकित्सा क्षेत्र के बारे में जाना और इनके जो शौक हैं जैसे बाइक्स का कलेक्शन है वो है, कुछ संगीत का भी इनका शौक है, ड्राइविंग का इनको शौक है, कुछ ऐसी आदतें जो सर की आपको पसंद हैं, ऐसी कुछ आदतें? एक तो ही इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, पेशेंट्स को लेके बहुत डेडिकेटेड है, काम पूरा अच्छे से करना, एंड उसके बाद जो भी है उसमें अपने शौक भी बरकरार रखते हैं। सिंगिंग है, ड्राइविंग है, तो वो सब प्लस ठीक है, फैमिली को भी टाइम देते हैं, तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। जी, तो सर डॉक्टर विजय, अब हम आप ही से जानना चाहेंगे कि जो दिल की कहानी है आपकी और दिल से जो आप अपने शौक़ को और ज़िंदगी को जो जिंदा दिली से आप जीते हैं, तो आपने स्टूडियो भी यहाँ पर बना रखा है, तो आपके जो संगीत का शौक़ है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, संगीत का मेरे को शुरू से शौक़ है। जब मैं 5th क्लास में था तब से स्कूल में गाना गाया करता था, उसके बाद से कॉलेज टाइम में गाते थे, लेकिन दुख है कि कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली सिंगिंग की। और जो टाइम डेडिकेट करना चाहिए हमारे प्रोफेशन के हिसाब से, 17 साल से जब से मेडिकल कॉलेज में एंटर हुए उसके बाद से कभी इतना समय नहीं मिला कि संगीत को उस तरह से साधते जिस तरह से साधना चाहिए। तो उसको एज ए हॉबी की तरह रखा है, अभी भी रखा है, गाते हैं जहाँ भी मौका मिलता है। और 2009 में मैंने एक ऑडियो स्टूडियो नीचे बेसमेंट में बनाया था,
उस ज़माने में बहुत कम स्टूडियोज़ हुआ करते थे, तो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी जी ऑडियो रिकॉर्डिंग की और सीडी मेकिंग की फैसिलिटीज़ नीचे थी, अभी भी है। अब तो खैर काफ़ी जगह जगह स्टूडियोज़ हो चुके हैं। अभी कई बार हमारे पेशेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए हम रील्स या वीडियोस बनाते हैं पेशेंट एजुकेशन के लिए। पहले मैं यहाँ पे पेशेंट देखता था, लेकिन अब मैंने क्लिनिक जब से शिफ्ट करी है इसको मैंने आप देखिए अंदर, बिल्कुल अंदर भी देखेंगे वो वहाँ यहाँ पे हम लोग जब भी मौका मिलता है रील बना लेते हैं, इसको एज ए वीडियो स्टूडियो हमने करके रखा हुआ है जी। तो ये आपका स्टूडियो है। जी जी जी। जब संगीत के शौक को आप जो जिंदा रखते हैं, यहाँ पर आप अभी संगीत का जो स्टूडियो ये आप ही ने बनाया? नहीं, ये संगीत का स्टूडियो नहीं, ये बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है, पॉडकास्टिंग के लिए और उसके लिए। तो जब भी समय मिलता है, समय की हमेशा कमी रहती है, लेकिन जब भी मिलता है यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं पब्लिक एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन के लिए। डॉक्टर हैं और मैम आप भी, तो आप कहते हैं ना कि जो डॉक्टर होता है वो स्टूडियो की लाइट से और कैमरा लाइट से दूर, वो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही रहना और मतलब हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती है उन्हीं में ही घिरे रहना, ज़िंदगी उसी में निकलती है और उनको पसंद भी वही होता है। लेकिन ये एक अलग शौक है सर आपका, ये एक अलग रुचि है आपकी कि संगीत को, ये पॉडकास्ट का जो आपने सेटअप कर रखा है ये बिल्कुल इतर है। ये कैसे आपके शौक दिल में आया और कब से आप इस शौक को जिंदा रखें? बताया, गाने का शौक तो खैर शुरू से था ही, और पब्लिक से कम्युनिकेट करने का भी शौक है, चाहे वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो, चाहे वीडियो के जरिए हो। आपकी जानकारी के लिए हमने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी जो कि फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुई थी, 2 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। उसके अलावा कोटा से भी एक कमर्शियल फिल्म इंडो इटालियन भी बनी थी, उसमें भी मैंने छोटा सा रोल किया है। तो एक तरह से कम्युनिकेशन का एक ही ज़रिया है, जो कम्युनिकेशन का शौक़ शुरू से है तो एक ये भी ज़रिया होता है कम्युनिकेशन का, तो इसलिए आई एम इनटू इट आल्सो व्हेनेवर आई गेट टाइम। आपके शौक के बारे में तो हम जान रहे हैं, अब मैम से जानेंगे। डॉक्टर अंशु, आप क्या आपके शौक हैं? क्या आप भी सर के शौक में ही इन्वॉल्व होती हैं या फिर आपने शौक भी बचाए हुए हैं? उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा, ट्रैवलिंग, सीइंग न्यू प्लेसेस, मीटिंग न्यू पीपल, एंड आई एंजॉय टाइम विद माय डॉटर्स। तो ट्रैवलिंग का कहाँ आप बाहर जाना पसंद करते हैं? हिल स्टेशन या कहाँ? हिल स्टेशन है, फॉरेन लोकेशंस हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाहर घूमना आपको पसंद है? तो सब सर जब ये गाते हैं, ये गाना सुनना आपको पसंद है? इम्प्रेस आप जब आप गुस्सा होते हैं तो गाना सुनाकर ही पसंद मनाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाना सिर्फ स्टेज पे दूसरी उसके लिए है। अच्छा, आपके लिए नहीं? आपके लिए नहीं गाते? नहीं। सर ये तो गलत बात है। मैम को मनाने के लिए क्या करते हैं आप? नहीं, तो ये तो गाना तो सुनती हो, ये तो मैं तो हर जगह जाती हूँ ना साथ में, तो वो तो वहाँ सुनते हैं। तो डॉक्टर विजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी दिल की बातें आपने हमसे बहुत सारी शेयर की हैं, लेकिन आज का जो यूथ है वो आपसे जानना चाहेगा, उनके लिए आप क्या ऐसा संदेश देंगे, क्या ऐसा मैसेज देंगे? क्योंकि कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में लाखों यूथ है वो यहाँ पर आते हैं अपने करियर को लेकर, अपने सपनों को लेकर के। तो मैम आपसे भी जानना चाहेंगे और सर से भी, क्योंकि आप उनके लिए एक मिसाल हैं, उनके लिए आप प्रेरणा हैं। डॉक्टर हैं आप, अपने पेशे में इतना नाम कमा चुके हैं, तो आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि ऐसे युवाओं को आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे सर? मेरा सबको ये कहना है कि एक तो नॉलेज आप एक्वायर करें। नॉलेज का माने सिर्फ डिग्री नहीं है, डिग्री तो खैर एक बेसिक पासपोर्ट होता ही है नॉलेज का। नॉलेज मीन्स उस जो नॉलेज है, आपकी डिग्री है, उसको प्रैक्टिकल धरातल पे इंटीग्रेट करके कॉमन सेंस से किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको एक रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में यूज़ करना है, उसको एक्वायर करें। वो तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सिंसियरिटी जिस भी काम में है और परसिवरेंस ये रखें। कोई 2 दिन समान नहीं होते, कोई 2 ओकेजन समान नहीं होते। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आज आप सक्सेसफुल हैं तो कल अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं, आज अनसक्सेसफुल हैं तो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अपना मेंटल बैलेंस और अपनी परसिवरेंस और परसिस्टेंस और सिंसियरिटी को नहीं छोड़ें। वो सबसे बड़ा वेपन है आपका। नॉलेज आपका दूसरा सबसे बड़ा वेपन है। और कंटेंटेड रहें, अपने आप से कंपेयर करें, दूसरों से कंपेयर ना करें।
ये कोशिश ना करें कि जल्द से जल्द किस तरह से ज़्यादा वेल्दी बना जाए। वो तो अपने आप वेल्थ तो आती है, आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास स्किल होगी, आपकी सिंसेरिटी होगी, तो वेल्थ कहीं नहीं जाएगी, उसने तो आना ही आना है। और इतना आना है जितना है आपको इस ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं, उससे ज़्यादा आनी है। और ये हमेशा सबके साथ होता आया है। आपका खुशी का लेवल, आपके हैप्पीनेस का लेवल उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके आने या ना आने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। एक दूसरों की हेल्प, दूसरों की तारीफ़, दूसरों को एडमायर हमेशा करना चाहिए। एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना चाहिए। आप ये ना देखें कि ग्लास में 50% पानी नहीं है, आप ये देखें कि 50% तो है कम से कम। सारा कुछ आपके एटीट्यूड से डिसाइड होता है। तो ये सब चीज़ें करेंगे, ये इनमें से कई चीज़ें जो मैंने कहा कोई किताबों में नहीं लिखी होती हैं, ये सब एक्सपीरियंस से आती हैं, आपके कॉमन सेंस से आती हैं, आपके गुरु कौन है, आपके लीडर्स कौन है, किसको आप फॉलो करते हैं, उससे आती हैं। तो ये सब आप करेंगे तो लाइफ में कोई दिन ऐसा नहीं है जब आप लाइफ को एक ब्लिस नहीं समझेंगे, एंजॉय नहीं करेंगे, और अपने आप को जस्टिफाई तो करेंगे ही, सोसाइटी और कंट्री के लिए भी आप यूज़फुल रहेंगे। अब डॉक्टर अंशु से भी जान लेते हैं कि ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल करियर ऑप्शंस का होता है कि हम किस करियर में अपना जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं, तो उसको चूज़ करना ये बहुत एक चुनौती बन चुकी है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो जब 12th के अंदर बच्चा जाता है ना, 10th से इनफैक्ट थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट देखे किसके अंदर है, फिर उसके अंदर वो देखे कि इफ़ आई एम एबल टू डू इट और नॉट। अपनी एबिलिटी को जज करें, अपने इंटरेस्ट के साथ मैच करें, और पेरेंट्स प्रेशराइज ना करें। और उसके बाद अगर उसको साइंस लेनी है, कुछ भी लेना है, साइंस, मैथ्स, आजकल तो ह्यूमैनिटीज़ भी ले रहे हैं, जो भी चीज़ लें उसके साथ टोटल जस्टिफिकेशन करें। थोड़ा सा अपनी एबिलिटी को जज कर लें, फिर उसको देखें कि इफ़ आई एम एबल टू मेक इट और नॉट। और थोड़े बहुत रिस्क तो लेने चाहिए, टेम्ड रिस्क आर रिवॉर्डेड। थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। उसके साथ साथ सबको लाइफ में हर चीज़ को अपने एक बैलेंस के साथ अपने स्ट्राइड में ले। इन्जॉय करना है तो इन्जॉय करें, पर सिंसेरिटी रखें, हार्डवर्क रखें। और वो वक्त होता है जब आप कैरियर बनाना होता है आपको, तो उस वक्त थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने कैरियर पे ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम और डॉक्टर विजय, ये हमारे खास प्रोग्राम दिल से के खास मेहमान रहे, और इन्होंने अपने दिल की बातें हमारे खास प्रोग्राम में शेयर करी, और जो यूथ है उनको भी ये संदेश है वो दिया है कि अपनी ज़िंदगी में एक करियर जब ऑप्शन आता है तो उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, जब एक पॉजिटिविटी के साथ है वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो दिल से के खास प्रोग्राम में आज इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान से और करेंगे उनसे दिल की बातें।